पतला आदमी। अंश। पतला आदमी एक अजीब अपसामान्य प्राणी के बारे में एक क्रीपी पास्ता कहानी है जो बच्चों का अपहरण करता है। स्लेंडरमैन को अक्सर एक असामान्य रूप से लंबा आदमी होने के रूप में वर्णित किया जाता है, जो एक काले सूट, सफेद शर्ट और काली टाई में पहना जाता है। उसके लंबे पतले हाथ और पैर हैं और उसका चेहरा पूरी तरह से खाली कहा जाता है। किंवदंती के अनुसार पतला आदमी अपनी बाहों को अपनी इच्छा अनुसार फैला या छोटा कर सकता है और उसकी पीठ से उभरे हुए तंबू जैसे उपांग होते हैं। उनकी उपस्थिति स्मृति हानि, अनिद्रा, व्यामोह, नक्सीर और खांसी के दौरे का कारण बन सकती है। जब भी पतला आदमी दिखाई देता है, बच्चों का अपहरण कर लिया जाता है। वे कहते हैं कि वह उन्हें जंगल में ले जाता है, फिर उनके दिमाग को नियंत्रित करता है और उन्हें अपनी बाहरी बाहों में चलने के लिए मजबूर करता है। वे फिर कभी नहीं देखे जाते हैं। जर्मनी में वुडकट्स की एक श्रृंखला पाई गई। वे 16वीं शताब्दी के हैं और बिना किसी चेहरे के एक लंबा आदमी है जिसका नाम डेयर ग्रोमैन है। शिलालेखों के अनुसार वह एक पौराणिक प्राणी है जो ब्लैक फॉरेस्ट में रहता है और बुरे बच्चों को दूर करने के लिए रात में जंगल से बाहर निकलता है। 1702 की एक पुरानी जर्मन पत्रिका में एक द्रुत शीतन खाता है। मेरे बच्चे, मेरे लार्स, अपने बिस्तर से ले लिया। जो कुछ बचा था वह काले कपड़ों का एक स्क्रैप था। लार्स कल मेरे बेडरूम में दौड़ते हुए आया, अपने फेफड़ों के शीर्ष पर चिल्ला रहा था, लंबा आदमी बाहर है। वह रोया। जब मैंने उससे पूछा कि वह किस बारे में बात कर रहा है, तो उसने मुझे डेयर ग्रोमैन के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वह हमारे गांव के पेड़ों में गए और मेरी एक गाय को मृत पाया। यह शव एक पेड़ से लटका हुआ था। मैंने पहले तो कुछ नहीं सोचा, लेकिन अब मेरे गरीब लार्स चले गए हैं। हमें उसे ढूंढना चाहिए और मारे जाने से पहले इस जगह को छोड़ देना चाहिए। मुझे खेद है कि मेरे बेटे को आपकी बात सुननी चाहिए थी। भगवान मुझे माफ कर दें। अलौकिक प्राणियों से संबंधित एकत्रित लोक कथाओं की एक पुस्तक में एक और खाता पाया गया था। जब मैं छोटा था, मेरा एक चचेरा भाई हमारे साथ रहने आया था। वह मुझसे और मेरी बहनों से बड़ा था, शायद 16 या 17। हम एकमात्र परिवार थे जो उन्होंने दुनिया में छोड़ा था। वह सबसे खराब झूठा था जिससे आप कभी मिलेंगे। जो कुछ भी वह आपको बताएगा वह झूठ था। मुझे वह सब ठीक लगा। हम गर्मियों के दौरान एक मचान में सोते थे क्योंकि यह वहां ठंडा था। मैं और वह, और सर्दियों में हम चूल्हे के करीब फर्श पर सोते थे। मेरी बहनों का अपना कमरा था। तो एक रात मेरे चचेरे भाई ने मुझे कंधे में मुक्का मारकर जगाया और गर्मी है इसलिए हम मचान में हैं। और मेरा पहला विचार जब वह मुझे जगाता है तो उसे बाहर धकेलना है, क्योंकि मैं खुश नहीं हूं जागना, तुम्हें पता है। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, वह मेरे मुंह पर हाथ रख देता है और अंधेरा होने पर भी मैं सुन सकता हूं कि वह डर गया है। सुनो, वह कहते हैं, और इसलिए मैं असली सावधान सुनता हूं। यह खरोंच है, छत पर कुछ की तरह, और छत हमारे सिर के ठीक ऊपर है। आप पर ध्यान दें क्योंकि हम मचान में हैं। मैं एक छोटी सी परेशान था, लेकिन मैं इसमें से कोई भी नहीं था। तो मैं उससे कहता हूं, यह सिर्फ कुछ रैकून या बिल्ली है। नहीं, जॉन कहते हैं, मैंने आपको जागने से पहले इसे सुना। यह नक्श एकदम की तरह है, जैसे कोई वहां चल रहा है। मैं उसके साथ कोई ट्रक नहीं ले जा रहा था। मैंने आपको बताया कि वह सबसे झूठा था, इसलिए मैं वापस सो गया। लेकिन अगले दिन मेरे चचेरे भाई ने पैप को इसके बारे में बताने की कोशिश की और पैप के पास इसके साथ कोई ट्रक नहीं था। लेकिन एक रात बाद जब हम सब रात का खाना खा रहे थे, पैप ने मेरी सबसे छोटी बहन को उस पंप से पानी लाने के लिए भेजा जो हमारे पास था। थोड़ी देर बाद हमने लिली की चीख सुनी और यह मां थी जो पहले उठी, और फिर पैप। हम में से बाकी लोग मेज पर रहे क्योंकि लिली को चोट लगने पर हम मुसीबत में पड़ना पसंद करते थे और हम वहां ग्लूट करने के लिए थे। जल्द ही हालांकि हमने पैप और मां को भी चिल्लाते हुए सुना, इसलिए मैं और जॉन यह देखने के लिए बाहर गए कि क्या उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। वे सभी पानी बाल्टी लिली बाहर किया गया था और वहां का कोई अन्य संकेत नहीं था। हर
पहले मुझे समझ नहीं आया कि क्या चल रहा है। माँ और पैप दोनों चिल्ला रहे थे और उस समय तक मेरी अन्य बहनें बाहर आ गई और वे रोने लगी और मेरा चचेरा भाई बस यार्ड में खड़ा था जो किसी चीज की ओर देख रहा था। यह आदमी उधर चल रहा है, वह चिल्लाता है और वह पूरे क्षेत्र में इशारा कर रहा है। कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा है, लेकिन मैं और वह यह कहता रहता है, यह आदमी उधर चल रहा है, यह आदमी उधर चल रहा है। आप पहले से ही जानते हैं कि यह रात का समय था, इसलिए आप जानते हैं कि सूरज डूब रहा था और इसे देखना मुश्किल था। लेकिन जब मैंने घर के पीछे उस मैदान को देखा तो पूरी चीज नारंगी रंग की थी और बड़े काले पेड़ों की एक पंक्ति थी जो जंगल के किनारे थी, आप जानते हैं। और मैं आपको कसम खाता हूं कि मैंने उनमें से एक पेड़ को चलते हुए देखा जैसे कोई आदमी दूर जा रहा हो। लेकिन यह एक आदमी नहीं हो सकता था, क्योंकि कोई भी आदमी इतना लंबा और पतला नहीं है। पापा ने भी देखा, मुझे लगता है। वह हमें अंदर ले गया और सभी दरवाजे बंद कर दिए और उसने अपनी राइफल निकालते समय हमें स्थिर रखा। हम पूरी रात ऐसे ही इंतजार करते रहे। मां पूरे समय रोती रही। जब सूरज आया तो हमने शहर में एक वैगन लिया और लोगों को बताया कि क्या हुआ। हालांकि मुझे याद है कि इससे ज्यादा कुछ नहीं आया। जॉन कुछ हफ्ते बाद भाग गया और हमें मिल के करीब एक नया घर मिला जहां पापा काम करते थे। मैं अभी भी सूर्यास्त के दौरान पेड़ों को देखने का प्रबंधन नहीं कर सकता, खासकर हवा के दिनों में नहीं, जब वे सभी आगे और पीछे चलते हैं जैसे एक आदमी दूर जा रहा है। निम्नलिखित पतला आदमी के साथ एक मुठभेड़ का गवाह खाता है। एक झटके के साथ जागने के बाद लड़की कुछ सेकंड बिस्तर पर लेट गई। अपने बेड साइड लैंप पर स्विच करने के लिए पहुंचते हुए उसने यह याद रखने की कोशिश की कि उसकी मीठी नींद क्या चुराई थी। जब वह नहीं कर सकी तो श्यामला ने अपने पैरों को बिस्तर के किनारे पर घुमाया और खुद को ऊपर उठा लिया। अपने फोन पर समय की जांच करते हुए उसने देखा कि आधी रात थी, चुड़ैल का समय। ये जानते हुए कि नींद केवल उसे बचाएगी, उसने अपने बेडरूम को रसोई के लिए छोड़ दिया। उसके दिमाग में एक अच्छा कप कॉफी। जैसे ही वह अपने सामने के दरवाजे से गुजरी, एक सर्द उसकी रीढ़ की हड्डी के नीचे भाग गई। यह केवल सर्दी है, उसने खुद को बताया। कॉफी योजना पर फिर से ध्यान केंद्रित किया। स्कूप पानी को मापने और उसके कप को तैयार करने से उसे कब्जा कर लिया गया। लेकिन जैसे ही अंधेरा तरल उबला हुआ था, उसके पास अपने दिमाग को भटकने से बचाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। ठंड लौट आई और वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन सामने के दरवाजे पर उसके पीछे नजर आई। यह हमेशा की तरह निर्दोष रूप से पर्याप्त था। डेडबोल्ट अभी भी जगह में था और वह इसके साथ कुछ भी नहीं देख सकती थी। अपनी कॉफी की ओर मुड़ते हुए उसने भावना को भूलने की पूरी कोशिश की। उसके हाथ में कप के साथ वह अपने बेडरूम की ओर वापस शुरू कर दिया। जैसे ही वह सामने के दरवाजे से चली, उसने फैसला किया कि झलक छेद से एक त्वरित नजर उसके बेचैन विचारों को शांत करने में मदद करेगी। ठंड हर कदम के साथ वह दरवाजे की ओर ले गई और उसके कंबल की सुरक्षा और गर्मी से दूर हो गई। उसने अपने खाली हाथ को ठंडे धातु के दरवाजे के खिलाफ दबाया और अपनी आंख को झांकने के छेद तक ले जाने से पहले एक गहरी सांस ली। सबसे पहले वह केवल एक स्याह कालापन देख सकती थी और किसी तरह अपने आप में घूमने लगती थी। जब वह आश्चर्य में झपकी तो शून्य पिघल गया। वह चाहती थी कि यह न हो। इसके स्थान पर वह खड़ा था, जो वह केवल अनुमान लगा सकती थी कि वह एक बार एक आदमी था। अंग लंबे और अमानवीय रूप से अजीब थे। भारी जोड़ों के साथ कई बाहों में शाखाएं, एक पेड़ की शाखाओं के विपरीत नहीं। जीव एक काले सूट में लिपटा हुआ था। किसी तरह बात को उसके लिए और अधिक बुरे सपने बना रहा था। लौकिक केक पर टुकड़े करना, हालांकि नारकीय चीज के चेहरे के रूप में पारित किया गया था। यह था के रूप में, हालांकि उसके मन भयंकर रूप से धुंधला चेहरा, खुद को अतिरिक्त सदमे और आतंक। उसने खुद को दरवाजे से दूर धकेल दिया और हाथ अभी भी उसके खिलाफ दबाया। कॉफी का तीखा मग गिर गया। तरल उसके नंगे पैर जल रहा था क्योंकि वह पीछे की ओर गिर गई और दरवाजे से दूर रेंगने की कोशिश की। वह जानती थी किसी तरह
उसका दिमाग उस पर चालें नहीं खेल रहा था। जैसे ही वह दरवाजे से दूर चला गया, उसने निविदाओं को काले रंग के रूप में देखा, जैसे कि दरार के माध्यम से चारों ओर शून्य ही सांप था। लड़की भागने की वृत्ति के बीच फंस गई थी और दरवाजे पर उसे वापस नहीं करने की भावना महसूस कर रही थी। जब दरवाजा झटका लगा तो भागने की इच्छा ने उसे काबू कर लिया और वह जलते हुए तरल में फिसल गई, क्योंकि उसने उसे वापस अपने कमरे में बनाने की कोशिश की। वह गहराई से जानती थी कि वह खुद को एक कोने में फंसा रही है, लेकिन उसे दरवाजे से दूर जाना पड़ा। लड़की दालान से आधी नीचे थी जब उसने पहले से बंद दरवाजे की लकीर को खुला सुना। वह चिल्लाया और एक दीवार में फिसल गया। उस पर उसकी ठुड्डी टूट गई और उसे चौंका दिया। उसके बाद केवल कालापन था। निकोल, एक गर्म पुरुष आवाज ने महिला को उसके ट्रांस से बाहर निकाल दिया। जैसे ही वह घूमी, उसकी मुलाकात उसकी बहन के एक डॉक्टर से हुई। उसने सिर हिलाया। यकीन नहीं हुआ कि उसे कुछ कहना चाहिए, या अगर उसे कुछ कहना है तो भी उसे अपनी आवाज मिल सकती है। उस सुबह उसे अस्पताल से एक जरूरी फोन आया था, जिसमें कहा गया था कि उसकी बहन लिंडसे वहां थी। इससे पहले कि वे उसे देखने देते, डॉक्टर ने उसे किनारे कर दिया और जोर देकर कहा कि वे उससे बात करें कि क्या हुआ होगा। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि मैं किसी भी तरह की गलती नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं किसी भी तरह की गलती नहीं करूंगा। वह अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पाई थी कि वे क्या कह रहे थे, जब तक कि उसने लिंडसे को अपनी आंखों से नहीं देखा। उसकी छोटी बहन के सिर के चारों ओर एक पट्टी लिपटी हुई थी, जिसमें उसके दोनों कान और साथ ही उसकी आंखें भी थीं। उन्होंने कहा कि यह उसे अब मृत आंखों को सूखने से बचाने और लिंडसे ने अपने कानों को किए गए घावों से संक्रमण को दूर रखने की कोशिश करने के लिए था। डॉक्टरों ने अनुमान लगाया था कि या तो उसने या किसी और ने उसे संतुलन बनाए रखने के लिए या किसी चीज के खिलाफ खुद को बहरा करने के लिए उनमें एक पेंसिल जाम कर दी थी। उसके हाथों, पैरों और पैरों पर पहली और दूसरी डिग्री के जलने का मिश्रण था, जिसे कॉफी माना जाता था कि उसके पड़ोसी उसके अपार्टमेंट में प्रवेश पर फिसल गए थे। जैसे ही निकोल पहली बार अपनी बहन के अस्पताल के कमरे में गई, उसने सोचा कि उसने खिड़की में एक आदमी के सिलहूट की जासूसी की है। वह जानती थी, असंभव था। उसकी बहन का कमरा अस्पताल की तीसरी कहानी पर था।